आज की वीडियो का दोस्तों टाइटल, कौन बनेगा मिस्टर ओलंपिया 2023। अब देखो, हार्डी शुपन जो है वो अभी करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चल रहे हैं और फिलहाल हमने ये देखा कि आर्नोल्ड क्लासिक भी खत्म हो चुका है। आर्नोल्ड खत्म होने के बाद एक बहुत हद तक ना क्लैरिटी आ जाती है कि किस तरीके के बॉडी बिल्डर्स इंडस्ट्री में इस वक्त टॉप पे चल रहे हैं। बिकॉज आर्नोल्ड कोई अकेला शो नहीं है, इनफैक्ट इसके बाद तो पूरे साल भर के शोज की एक स्टार्टिंग सी हो जाती है। लेकिन जितने भी शोज है ना, बाकी सब छोटे शोज है। बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी बॉडी बिल्डर उन शोज में से उठ करके आए और सीधा मिस्टर ओलंपिया को चैलेंज करने लग जाए। तो इसीलिए आर्नोल्ड क्लासिक जो इस बार का हमने देखा, बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन था। वन ऑफ द बेस्ट आर्नोल्ड क्लासिक। सारे टॉप कंटेंडर इसके अंदर हमें देखने को मिले और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे बॉडी बिल्डर्स अपनी लाइफ की बेस्ट शेप लेकर के आए थे। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंडर्स हैं जो चैलेंज दे सकते हैं यहाँ पर करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया हार्डी शुपन को। मगर इनमें सबसे तगड़ी चुनौती कौन देने वाला है, ये आज हमें जानना है इस वीडियो में। यही दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज इस टॉपिक के ऊपर। आज थोड़ा सा इसका खुलासा सा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले साल के ओलंपिया के रिजल्ट्स की। इसमें सबसे पहले हार्डी शुपन ने अपनी जीत कायम करी इस कंपटीशन के साथ में और ले गए अपना सबसे पहला सैंडो लाइफ का। तो यहाँ पर डेरिक लंसफोर्ड भी थे जो कि पहली बार ओपन कैटेगरी में खेलने के लिए उतरे और उन्होंने सेकंड प्लेस अचीव करा। उन्होंने भी सारे बॉडी बिल्डर्स को बीट करके दिखाया, कम वो भी नहीं थे। तीसरा प्लेस लगा निक वॉकर का। चौथा प्लेस इसके अंदर लगता है ब्रेंडन करी का। पांचवा नंबर आता है बिग रैमी ममदू एल्सबीए और छठे नंबर पे चले जाते हैं सैमसन दौदा। अब अमूमन हम लोग छठे नंबर तक की एथलीट्स की बात करते हैं क्योंकि हमें पता है यही वो एथलीट्स है जो कड़ी चुनौती दे पाएंगे टॉप एथलीट को, नंबर 1 एथलीट को। अब इस बार का जो आर्नोल्ड होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि छठे नंबर प्लेसिंग के सैमसन दौदा ने सब एथलीट्स को हराते हुए आर्नोल्ड क्लासिक को जीता और बहुत ही एक डेंजरस एथलीट बन गए। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बैठते हैं भाई जो हार्डी शुपन को चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें डेरिक लंसफोर्ड, देखो डेरिक तो वैसे ही सेकंड आकर के ओलंपिया में चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़े नंबर 1 कंटेंडर होंगे इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, जो हार्डी शुपन को कुछ टक्कर, क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा टक्कर देंगे। निक वॉकर भी कोई अपने आप में कम नहीं है, लगातार बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। टॉप कंटेंडर्स की लीग में बने हुए, चाहे ओलंपिया में टॉप 5 की बात कर लो, चाहे आर्नोल्ड में टॉप 2 की गिनती कर लो, वो हर जगह टॉप ही टॉप चलते हैं। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं ब्रेंडन करी की, बिकॉज ब्रेंडन करी इस बार आर्नोल्ड में नहीं दिखे पर ओलंपिया में तो भाई चौथा प्लेस लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी कम नहीं है। लेकिन उनसे जजेस खुश उतने ज़्यादा नहीं है। जजेस ने पिछले साल के ही ओलंपिया में ये बात क्लियर करी थी 2022 में कि उनके लेग्स बड़े नहीं है। जब तक उनके लेग्स इस तरह छोटे रहेंगे वो एक इनकम्प्लीट बॉडी बिल्डर रहेंगे। मतलब अब जजेस क्लियर हैं अपने माइंड में कि हम इस एथलीट को इस तरीके से तो मिस्टर ओलंपिया दोबारा नहीं बनाने वाले। अगर बिग रैमी की बात करें तो रैमी उनकी चॉइस पर अभी चल नहीं रहे हैं, पर रैमी में वो दम ज़रूर है कि अगर वो श्रेडिड आ जाएं, थोड़े से और कंप्लीट हो जाएं, पहले की अपनी जो कुछ मसल्स कम होती जा रही है उनको थोड़ा सा भी अगर कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा भी उनमें भरपाई कर ले, तो वो फिर से उस तरीके से उस टाइटल के एक बड़े दावेदार बन सकते हैं। मतलब बिग रैमी में कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कतें अभी तक नहीं आई है। जैसे ब्रेंडन करी है, इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट है, बट रैमी फिर भी ओलंपिया के अंदर भी 5th प्लेस लेकर के आए, आर्नोल्ड में भी 4थी प्लेस लेकर के आए और लोग भी उनसे अभी बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो हम उनको भी यहाँ पर एक बेस्ट कंटेंडर में रखेंगे कि भाई वो भी मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। एंड्रयू जैक्ट की अगर बात करें तो एंड्रयू कहीं से कहीं तक इस लीग में नहीं थे, लेकिन इस बार के आर्नोल्ड में अगर वो आ गए 3rd तो वो भी बड़े खतरनाक बॉडी बिल्डर है भाई। उन्होंने भी बिग रैमी को हरा दिया था। लेकिन एंड्रयू जैक्ट के साथ हम ये चीज़ देख सकते हैं कि उनकी जो बैक है बहुत इनकम्प्लीट है। बैक पोजेस की बात कर लो, बाइसेप्स की बात कर लो, बाइसेप्स स्मॉल है। बेसिकली उनको अपना फिल आउट करने की ज़रूरत है, अपना फ्रेम। तो एंड्रयू यहाँ पर कोई बहुत बड़े दावेदार नहीं है इस टाइटल को चैलेंज करने के लिए। उनसे ऊपर के बहुत वो तुर्रम कहाँ बैठे हुए सारे के सारे जितने भी मैंने अभी तक आपको नाम गिनवाए। हंटर लब्राडा नहीं, कोई मतलब नहीं है हंटर लब्राडा का, बिकॉज हंटर कोई भी एक उस एक फिजिक में, उस एक लुक में नहीं आ रहे जो जजेस अभी डिमांड कर रहे हैं, एक मिस्टर ओलंपिया से जो जजेस अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विलियम बोनैक नो, अ बिग नो आएगा उनके लिए, बिकॉज उनमें कमियां तो आती ही जा रही हैं। आर्नोल्ड में भी अब वो अगर 7th आ रहे हैं तो सोच लो ओलंपिया में उनका क्या हाल होगा। पिछले साल के ओलंपिया में भी उनका बहुत खराब हाल था, 9th प्लेसिंग आ रही थी। और चांसेस ये है कि इस बार विलियम हमें नहीं दिखाई देंगे, वो अगले साल सीधा हमें आर्नोल्ड क्लासिक में ही दिखेंगे। हकीम विलियम्स की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इस बार के आर्नोल्ड में मैं उनको बोलूँगा, लेकिन नहीं, एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लॉ है उनकी फिजिक में और यहाँ पर फिजिक चाहिए अपने को फ्लॉलेस, फ्लॉ वाली नहीं। मेनली बैक खराब होने की वजह से और एक एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी, एक शार्प बॉडी ना होने की वजह से वो इस लीग से भी बाहर हो जाते हैं कि एक टॉप कंटेंडर, एक मिस्टर ओलंपिया को चैलेंज कर पाएं। या चैलेंज बनना हर एक के बस की बात नहीं होती। माइकल क्रीजो की अगर यही बात करता हूँ, वो पिछले साल ओलंपिया में पहली बार आए थे और 12वां नंबर उन्होंने सिक्योर करा। तो वो तो बेसिकली नए एथलीट है, उनको तो अपनी मसल्स को ही मैच्योर करने के लिए एक टाइम चाहिए, तो वो उनका नाम भी यहाँ से हट जाता है। शॉन
क्लैरिडा वो 212 में खेलेंगे इस बार जब ओलंपिया आएगा, ओपन में नहीं। तो अब कौन कौन चैलेंज कर सकता है यहाँ पर हार्डी शुपन को? यहाँ पर डेरेक हो गए, निक हो गए, बिग रैमी, ब्रैंडन करी और सैमसन दौदा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं इस बार के, बहुत बड़े नाम, बहुत खतरनाक बॉडी बिल्डर्स हैं। अब बात करते हैं कि क्या सब कैसे होगा और क्या सही में इस बार का एक हमें फिर से एक नया मिस्टर ओलंपिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब साल भर साल मिस्टर ओलंपिया बदलते जा रहे हैं। 2017 गुजरा और उसके बाद से लगातार एक एक साल के लिए एक एक मिस्टर ओलंपिया बना, सिवाय बिग रैमी के जो 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया है। अब मिस्टर ओलंपिया कौन बन सकता है इस साल? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जजेस आज के टाइम पे क्या सोच रहे हैं। देखो, जितने भी अभी हम रिसेंटली कॉम्पिटिशन्स देख रहे हैं, चाहे ओलंपिया हो चाहे आर्नोल्ड हो, जजेस क्या कर रहे हैं आज के समय में कि ना एकदम से जैसे ही एक एथलीट स्टेज पर चढ़ता है तो वो लुक उन्होंने एक फिक्स कर लिया पहले से। अगर वो एथलीट उनके लुक में ढल जाता है ना, अगर वो उनके लुक में फिट हो जाता है, वहीं पर ही वो काफ़ी हद तक समझ जाते हैं, अपना माइंड क्लियर कर लेते हैं कि हमें हमारा चैंपियन मिल चुका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अभी जजेस देने लग रहे हैं परफेक्ट स्कोरिंग सारे ही बॉडी बिल्डर्स को। अगर कोई फर्स्ट आने वाला बॉडी बिल्डर है और उसके साथ में एक सेकंड वाला बॉडी बिल्डर खड़ा है और थर्ड वाला भी, तो फर्स्ट वाला एथलीट सारे पोजेस जीतेगा बाकी के सभी एथलीट से। सेकंड वाला एथलीट उससे एक पोज जीत के नहीं दिखा सकता। थर्ड वाले की तो बात ही मत करो। इवन अगर उस बॉडी बिल्डर का कोई वीक पोज भी होगा ना, अब वो उसको भी जीतेगा। और जो सेकंड वाला सारे पोजेस जीत रहा है वो सारे ही पोजेस जीतेगा, और थर्ड वाला फोर्थ वाला उससे एक पोज नहीं जीत के दिखा सकता। यानी कि हर एक बॉडी बिल्डर को आज के टाइम में मिल रही है परफेक्ट स्कोरिंग। तो अभी ऐसा हो रहा है, आर्नोल्ड में ऐसा हुआ, 2021 के यामामोटो न्यूट्रिशन कप में ऐसा हुआ, और जितने भी छोटे प्रो शोज है ना उनमें तो ऐसा बहुत हो रहा है। ओलंपिया को थोड़ा छोड़ देते हैं ये लोग, और अगर पैनल पे 3 जजेस बैठे हो जो छोटे प्रो शोज में होता है, तो सबका दिमाग एक जैसा चलता है, सबकी स्कोरिंग एक जैसी जाती है फॉर सम रीजन। तो ये हो रहा है अभी, इसलिए जजिंग की स्कोरिंग को समझना बड़ा टफ है। आप कितना मर्जी दिमाग लगा लो, आखिर में आप हारोगे, और कितना मर्जी आप प्रिडिक्शन कर लो, आप नहीं समझ सकते कौन विजेता बनने वाला है, क्योंकि जजेस को पता है कि इस साल उनकी प्रेफरेंस किस चीज़ की रहने वाली है। और वो जज भी एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीव वाइनबर्गर जो हेड जज है, ज़्यादातर सारे ही IFBB के कॉम्पिटिशन्स को लीड करते हैं इंक्लूडिंग ओलंपिया। तो जो वो सोचते हैं वही बाकी के सारे पैनल पे बैठे हुए जजेस भी सोचते हैं। दुख की बात यह है कि जो कमेंटेटर्स बैठे होते हैं ना ऑन गोइंग शोज में, और जो इंटरव्यू भी ले रहे हैं बॉडी बिल्डर्स का बैक स्टेज, वो लोग भी इसी तरीके से सोच रहे हैं कि इस बॉडी बिल्डर ने उसको उस पोज में हराया होगा, इसने कल से आज में इतनी इंप्रूवमेंट करी है तो ये इस वजह से जीता होगा, जबकि ये हकीकत है ही नहीं। क्योंकि बॉडी बिल्डर की बॉडी तो बदल रही है, जजेस की प्लेसिंग प्री जजिंग और फाइनल्स के लिए एकदम फिक्स है, लॉक है, वो नहीं बदल रही। अब पॉइंट ये आता है वीडियो में कि इस बार हार्डी को कौन हराएगा। यार देखो, हार्डी का जो लुक है ना, जजेस ने अभी वो प्रायोरिटी पे रखा हुआ है अपने लिए। उस लुक के आसपास भी अगर वो दोबारा से आते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हार्डी शुपन इस टाइटल को फिर से जीत जाएंगे। बिकॉज एक स्मॉल वेस्ट उनके पास अभी भी है, साइज उन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव करा था 2021 से 22 तक, और कंडीशनिंग बहुत हार्ड ग्रेनी रॉक सॉलिड वाली है। और एग्जैक्टली यही स्टीव वाइनबर्गर ने हार्डी को बोला था पिछले साल। Well, you just said it. He came in a little bit bigger, as hard as a rock. Really, he looked amazing. There was no weakness in his physique, none. और पिछले साल के ओलंपिया में हार्डी ने एक्चुअली में अपना 8 पाउंड्स वजन भी बढ़ाया था, लगभग 3 किलो के आसपास मसल्स उन्होंने इंक्रीज करी। तो हैनी ने कहा उस वजह से और अच्छा सेपरेशन उनकी फिजिक में आया। लेग्स हार्डी शुपन के वापस काफ़ी ज़्यादा आ गए, क्योंकि 2021 में उनके लेग्स डाउन थे। हो सकता है इन फोटोज़ में देख के आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन कई सारी फोटोज़ और वीडियोज़ देखने के बाद हमें एक क्लैरिटी आती है। तो ये चीज़ एक्चुअली में इम्प्रूव करी है उन्होंने, साइज़ और मास ऐड करा है। और जजेस ने कहा था कि साइज वाइज तो तुम अच्छा बढ़ा लो, लेकिन कंडीशनिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों की बदौलत हार्डी शुपन को यहाँ पर जीत दिलाई जजेस ने। और इसके बाद अगर हार्डी शुपन को ये एक आध पोज हार भी जाते हैं बिग रैमी से या मान लो निक वॉकर से, तो फिर वो हारे माने नहीं जाएंगे। तो फिर अगर जजेस को पूरी हार्डी की ये फिजिक अच्छे से समझ में आ गई, तो इनको हराएगा कौन? इनको वो इंसान हराएगा जो जजेस की इन डिमांड्स को पूरा कर दे। यानी कि एक फ्रीक फैक्टर उसमें होना चाहिए, एक स्मॉल वेस्ट ज़रूर होनी चाहिए, कंडीशनिंग उतनी ग्रेनी ना भी हो तो भी चलेगा, उतनी हार्ड ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर उनको ज़रूर चाहिए, क्लासिक फिजिक टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें कि अच्छी राउंडनेस 3Dनेस भी प्रेजेंट हो। तो इस वक्त पे जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इस चीज़ के अंदर कर रहे हैं वो है सैमसन दौदा। निक वॉकर क्यों बात कर रही है बार बार कि मुझे अपनी वेस्ट स्ट्रीमलाइन करनी है, क्यों हंटर लब्राडा वैक्यूम करने लग गए हैं, कोई तो रीज़न है। अब सैमसन पर आए उससे पहले हम लोग आएंगे डेरेक पे, क्योंकि डेरेक ज़्यादा डिजर्विंग अभी तक के चैंपियन है और ज़्यादा ऊपर के एथलीट अपने आप को साबित कर चुके हैं। और उनमें भी ये चीज़ दिखेगी, एक बहुत बढ़िया क्लासिक स्ट्रक्चर, एक बेहतरीन वी टेपर। तो डेरेक हारे कहाँ, किस पोज में हारे? ऐसा नहीं हो रहा। जजेस ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि हम जब एक कंपेटिटर को पहली निगाह में देखते हैं तो हमारे वो दिमाग में उतर जाता है, और फिर हम उसको एक अलग से उसको मार्क कर लेते हैं, और टॉप 6 कंपेटिटर्स को हम इसी तरीके से मार्क करते हैं। When they all came out and we were looking, I always tick off
like the top 6 guys, and he was the first one I ticked off on my sheet. Like, oh my God, this guy's ready today, and he was. I mean, at first glance, I thought, wow. तो जैसे इन्होंने हार्डी को देखते क्या बोला, वाओ, फर्स्ट ग्लैंस में ही मुझे वो पसंद आ गए। इस तरह ये लोग चुनाव कर रहे हैं एथलीट्स का। डेरेक की बात इन्होंने बताई जब स्टीव ने डेरेक के अंदर फिजिक में कमी बताई, बोला कि इनकी चेस्ट थिकनेस और मांग रही है, वो हमें चाहिए। इनके फ्रंट एंड में जो लेग्स आ रहे हैं, मतलब फ्रंट से जो क्वाड्स है, उसमें हमें और ज़्यादा साइज़ चाहिए, और इनके ओवरऑल आर्म्स में और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। ये उनका कहना है। अब वो ये नहीं कह रहे कि किस पोज में डेरेक पिछली बार हार्डी से हार गए, वो ये नहीं कह रहे कि हार्डी ने किन किन पोजेज में बाकी सब कंपेटिटर्स को हराया। उन्होंने ये बताया कि इस एथलीट को ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, और फिर अगर हमारी निगाह में उतर गया, फर्स्ट ग्लैंस में हमारे उतर गया, ये पहली निगाह में ही देखते, तो हम इसको भी चैंपियन बना देंगे। तो जजेस इस तरीके से सोच रहे हैं। और सबसे आगे इन लोगों में चलते हैं हैनी रम्बाउड, जो सबसे पहले आगे बढ़ करके जजेस का ये फीडबैक लेते हैं और अपने एथलीट्स में उसी हिसाब से सुधार करते हैं। तो देखते हैं इस बार डेरेक क्या करेंगे, और हार्डी को काफ़ी टफ वो चैलेंज देंगे। इसके बाद अगला एथलीट निक वॉकर। इवन तो अगर आप निक को और डेरेक को देखो, निक में ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर टाइप आपको फिजिक दिखेगी, और एक आपको मसल्स में एक थिकनेस भी दिखेगी, पर स्ट्रक्चर डिसएडवांटेज आज उनको काफ़ी बड़ा होते हुए नज़र आ रहा है। इस वजह से उनको यहाँ पर थर्ड डाला गया, इस वजह से आर्नोल्ड में भी हार गए। तो है, जजेस की प्रायोरिटीज़ काफ़ी अब क्लियर हैं, उनको क्या चाहिए एथलीट्स अब समझने भी लग गए। अब बॉडी में एक जो हार्डनेस है, जैसे कि स्टीव ने हार्डी के लिए बोला कि एकदम सॉलिड हार्ड बॉडी, निक की क्या है कि लोअर बॉडी तो हार्ड है, पर अपर बॉडी बहुत जगह पे सॉफ्ट दिखती है। साइड चेस्ट में आपको कभी उनकी चेस्ट में एक थिकनेस, एक स्ट्राइशन नहीं दिखने वाले। बैक डबल में उनकी फिजिक में थिकनेस ही नहीं है बैक के अंदर। बैक लेट स्प्रेड में बैक बहुत लैगिंग लगती है, ट्रैप्स बड़े ही हल्के हैं इनके, 3Dनेस नाम की चीज़ नहीं आ पाती। तो वो थिकनेस जब बढ़ेगी तो बैक लेट स्प्रेड पोज भी और बेहतर होगा। और स्ट्रक्चर खासतौर से वही जो आउटर स्वीप लेग्स का और लेट्स, यही चीज़ें आपको एक्स फ्रेम देने वाली है। निक में अभी वो कम है कहीं ना कहीं, ऑल तो वेस्ट को बहुत वो टाइट करते जा रहे हैं, पर इससे ज़्यादा टाइट अब क्या होगी। एक एथलीट जो मिस्टर ओलंपिया होता है ना, उसका हर एक पोज खतरनाक होता है। एटलीस्ट इतना तो होता है कि बहुत अच्छा बोलो आप उसको, पर निक के बहुत सारे पोजेज ऐसे हैं जो कि आप बहुत अच्छा नहीं बोलने वाले। फ्रंट लेट स्प्रेड को नहीं बोल सकते, इनफैक्ट लाइनअप का वन ऑफ द वीकेस्ट पोज है। तो इन सब कमियों की वजह से चांसेस बहुत कम है कि वो हार्डी शुपन को हरा पाए, पर चांसेस इस चीज़ के बहुत है कि वो एक अच्छे चैलेंजर बन पाए हार्डी शुपन के खिलाफ। इसके बाद अगला नाम आता है बिग रैमी। कुछ अलग ही किस्म से चल रहे हैं, ज़्यादा करके तो उनमें एक डिक्रीमेंट आ रहा है लगातार। और इस बार के आर्नोल्ड में हमने देखा कि कंडीशनिंग अच्छी थी उनकी बॉडी में, पर रैमी के साथ में क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी, उनकी अपर बॉडी ना श्रिंक कर रही है, उनकी चेस्ट फ्लैट हो रही है, उनके लैट्स, उनके आर्म्स, इस वजह से ना ये सब चीज़ें छोटे हो जाने की वजह से उनकी वेस्ट अब बड़ी लगने लग गई है, और लोअर बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो बैलेंस खोते जा रहे हैं वो भी। अब अगर आप इस वाले एंगल से देखो, आपको दिखेगा ना कि लोअर बॉडी तो फुली डेवलप्ड है, राउंड है, 3D है, पर अपर बॉडी आपको ना 3D नहीं दिखने वाली, आपको फ्लैट दिखने वाली है। तो वो मसल लॉस काफ़ी हो रहा है इनकी फिजिक में, तो फिजिक कंडीशन ला रहे हैं। इस बार आर्नोल्ड में वो फिजिक थोड़ी ज़्यादा शार्प थी, ड्राई थी, अब पता नहीं ओलंपिया में कहीं फिर से एकदम ऑफ ना आ जाए। तो रैमी कंसिस्टेंसी के लिए भी एकदम जाने नहीं जाते। सेकेंडली डिक्रीमेंट आ रहा है मसल साइज के अंदर, और कुछ एरियाज में मसल्स ज़्यादा ही डेवलप कर रखे हैं उन्होंने। जजेस को ये डिसबैलेंस पसंद नहीं आ रहा, तो जजेस को आज उनकी फिजिक भी इसलिए अब कमियों से भरी हुई लग रही है, इवन तो वो 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। देखो यहाँ पर एक कंपैरिजन के तौर पे रैमी की 2018 का साइड चेस्ट पोज और रैमी का अभी आर्नोल्ड क्लासिक का साइड चेस्ट पोज, इसमें आपको चेस्ट के अंदर कितना उनका मास लूज़ हुआ है ये दिख जाएगा। इनके आर्म्स भी बहुत लूज़ हुए हैं, और इसी तरीके से इनके लैट्स भी बहुत छोटे हो गए हैं अब। इस वजह से ना वही मैं कह रहा था कि वेस्ट बड़ी दिख रही है, इवन दो वेस्ट साइज उतना ही है। इन्हीं सब खामियों की वजह से वो अभी एक चैलेंजर बन के रह जाते हैं। बाकी रैमी फैंस अभी भी बहुत हार्डकोर फैंस हैं, क्योंकि बिलीव करते हैं कि वो जीत जाएंगे इस बार भी मिस्टर ओलंपिया को। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ अजीब सा ही इनके साथ में अभी सीन चल रहा है। चलो अब हम आते हैं सैमसन दौदा पे। सैमसन ने आर्नोल्ड क्लासिक जीत लिया यार, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आर्नोल्ड क्लासिक का चैलेंजर सबसे बड़ा चैलेंजर हो जाता है। फिलहाल सैमसन ऐसी फिजिक कैरी कर रहे हैं जो जजेस के लिए काफ़ी परफेक्ट है। एक बड़े लेग्स, एक अच्छी वी टेपर, हालांकि उनकी बैक अभी और बहुत वाइड हो सकती है जब वो बैक डबल करते हैं, बैक लेट स्प्रेड करते हैं, पर एक क्लासिक फिजिक बॉडी है उनकी विद 3D राउंड मसल बैलीज। तो थोड़े से और इंप्रूवमेंट्स, और मुझे लगता है सैमसन दौदा जजेस की एक नंबर 1 प्रेफरेंस बन सकते हैं इस साल। तो क्वेश्चन एक बार फिर से यही उठता है कि कौन हार्डी शुपन को इस साल हरा सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़े दावेदार इस बार होंगे सैमसन दौदा। इसका रीज़न मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप दूसरे एथलीट से सैमसन को कंपेयर करो तो आपको ये दिखेगा कि इनका प्रोग्रेस रेट इस वक्त पे सबसे हाई चल रहा है। निक वॉकर ऑलमोस्ट सेम दिखे, बल्कि थोड़े से डाउन साइज, तो प्रोग्रेस रेट उनका जजेस के मतलब का तो हुआ नहीं। एंड्रयू जैक्ट को इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे अपनी फिजिक में अपार्ट फ्रॉम कंडीशनिंग। बिग रैमी डिक्रीमेंट करने में अभी ज़्यादा उनका वो है, एक करियर उस तरफ पे जा रहा है।
इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं ब्रैंडन करी की, करी भी नहीं समझ पा रहे कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है, ना उनके लेग्स इंप्रूव होने वाले और ना उनकी बॉडी की कंडीशनिंग, वो हो ही नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल है। वो यहाँ पर एक नाम बहुत बड़ा लेकिन आता है, वो आता है डेरेक लंसफोर्ड का। डेरेक में है अभी रूम इम्प्रूव करने का भी और उनका इम्प्रूवमेंट रेट भी अच्छा रहता है, पर सैमसन का ये रेट सबसे हाई चल रहा है इस वक्त पे। अब एक्चुअल जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो ये नहीं है कि किसका रेट ऑफ ग्रोथ सबसे हाई है, क्वेश्चन ये है कि जो जजेस मांग रहे हैं कि आप उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हो। सैमसन दौदा के पास में वो चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली आज जजेस देखना चाहते हैं, है ना, एक क्लासिक फिजिक, स्मॉल वेस्ट वाली और अच्छी 3D राउंड मसल बैलीज। सैमसन ने जो प्रोग्रेस करी अपनी ओलंपिया से आर्नोल्ड तक की, जो उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई, उस बेस पे उन्होंने बाकी के अपने ऊपर के सारे एथलीट्स को हरा दिया और आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीत लिया। इसका मतलब जो प्रोग्रेस वो कर रहे हैं एग्जैक्टली वो कर रहे हैं जो आज जजेस चाहते हैं, उनको वो गेम समझ में आ रही है, अभी तक तो आ रही है। तो प्रोग्रेस भी वो करनी ज़रूरी है जो कि गेम की डिमांड है, या फिर सॉरी बोलूँ तो जजेस की डिमांड है। ये वाली चीज़ है जो आज आपको चैंपियन बनाएगी और सिर्फ यही वाली चीज़ मायने रखती है। हार्डी शुपन ने कोई बहुत मासिव प्रोग्रेस कभी भी नहीं करे, पर जो फीडबैक उनको मिला था ना 2021 में, उस पर उन्होंने काम करवाया उनके कोच ने, और सेम वही चीज़ें करते ही वो एकदम चैंपियन बन गए। डेरेक को जो चीज़ें दी हैं जजेस ने, मैंने जैसे कि वीडियो की इनिशियल स्टार्टिंग में बताया था, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, आर्म्स पे या फिर फ्रंट लेग्स पे काम करने की, जजेस ने क्लियर बता दिया ये सब करना है तुम्हें। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना, डेरेक के लेग्स बड़े तो ज़रूर दिखते हैं ऑफ सीजन में, पर जब सैमसन दौदा, हार्डी शुपन जैसे एथलीट्स के साथ खड़े होंगे तो वही लेग्स आपको थोड़े कम डोमिनेटिंग लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी, जजेस ने बोला है तो आपको मानना पड़ेगा। पब्लिक को खुश नहीं करना, ना क्रिटिक को खुश, तो उन्हीं लोगों को करना है जो 5-6 लोग आपके सामने बैठे हैं। ये रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली बिग रैमी ओलंपिया के बाद इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए थे कि वो हारे तो क्यों हारे। वो एक 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया थे और उनको यही नहीं पता कि उनके हारने का रीज़न क्या था। चैड निकोल्स को भी ये चीज़ नहीं पता, तो फिर आप प्रोग्रेस करोगे कहाँ। इसलिए मैंने कहा कि सैमसन दौदा बहुत डेंजरस है, डेरेक लंसफोर्ड बहुत डेंजरस है, और निक वॉकर इन दोनों से ज़्यादा डेंजरस अभी नहीं है ड्यू टू स्ट्रक्चर रीज़न। हार्डी शुपन अगेन वो भी बहुत डेंजरस है। अब इसका क्या मतलब है कि बहुत डेंजरस है? आई थिंक वो तो सबसे डेंजरस है, तभी तो मिस्टर ओलंपिया है। लेकिन एक्चुअली में मेरी इस लाइन का कुछ मीनिंग है। देखो बात क्या है ना, 2017 के बाद से कोई भी मिस्टर ओलंपिया जो बना है वो इतना खतरनाक बना ही नहीं कि मल्टीपल टाइम चैंपियन रह चुका हो। 1-2 साल रहता है उसके बाद में हार जाता है। ज़्यादातर एथलीट्स 1-1 साल बन के हारे ही हैं। तो कोई भी बहुत डेंजरस नहीं है, सबसे ज़्यादा डेंजरस नहीं है। कोई एथलीट ऐसा नहीं है कि एक लंबे मार्जिन से बाकी के एथलीट्स को पिछाड़ता हुआ चल रहा हो, 7 टाइम 8 टाइम मिस्टर ओलंपियास की तरह। यहाँ पर एथलीट्स आज बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं और सब एक दूसरे के आसपास ही है। इसलिए मैंने हार्डी शुपन को मोस्ट डेंजरस नहीं कहा, ये बोला कि बहुत डेंजरस है। एक्चुअली में उनको अभी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। कम से कम एक एथलीट कहा यह जाता है साबित अपने आप को तब करता है एक अच्छा मिस्टर ओलंपिया, जब वो 3 टाइटल्स को जीत ले बैक टू बैक। तो मेरे हिसाब से हार्डी जब अभी 2 टाइटल्स लगातार जीत जाएंगे ना, तभी अपनी डोमिनेंस साबित करेंगे। फिलहाल इस बार मुझे लगता है सैमसन दौदा बहुत ज़्यादा खतरनाक बैठने वाले हैं और वो बनेंगे हार्डी शुपन का एक जवाब। यहाँ पर दोस्तों मैं इस वीडियो में कहना चाहता था, और मुझे लगता है सैमसन कहीं ना कहीं इस बार डेरेक से भी ज़्यादा खतरनाक बैठेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या अभी वाला सैमसन दौदा का वर्जन हार्डी शुपन डेरेक लंसफोर्ड को हरा सकता है? नहीं, मुझे लगता है हार्डी को तो नहीं हरा पाएंगे वो, पर अगर इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से करते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस एथलीट वो बन जाएंगे। और जो मैंने बात बोली आई थिंक वो चीज़ें होते हुए देखने को मिलेंगी। तो ये मेरी एनालिसिस थी, ऐसा मेरा सोचना था। जितनी मैंने इसमें बात बताई उसी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करनी चाहिए जहाँ पर जजेस चाहते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो? सबसे ज़्यादा इस वक्त पे प्रोग्रेस रेट किस एथलीट का आपको नज़र आता है? मुझे बताना ज़रूर। आपके दिमाग में कोई और एथलीट अगर है जिसका आपको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा खतरनाक है और हार्डी शुपन को हराने का दम रखता है, ज़रूर लिखना। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।